स्वागत है दोस्तों आज के इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज का जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति का अभिभाषण यानी एड्रेस। क्योंकि कल 31 जनवरी को भारत की राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देंगी। ये अवसर बनता है जानने का कि अभिभाषण क्या संवैधानिक रूप से जरूरी है या इसको नहीं भी किया जा सकता है। क्या है अभिभाषण का इतिहास, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। बने रहिएगा इस वीडियो में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों में अभिभाषण हो रहा है 31 जनवरी 2023 को और इसी के साथ संसद का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। और अभिभाषण का नियम है कि अभिभाषण के बाद इस पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद अंत में प्रधानमंत्री इसका जवाब देते हैं। संविधान के बारे में मैं बताने जा रहा हूं कि अभिभाषण का उल्लेख कहां है। दोस्तों, अनुच्छेद 87 में दो स्थितियों की चर्चा की गई है जब राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। यानी दो ओकेजन हैं, दो अवसर हैं। पहला, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की पहली बैठक शुरू होने पर। जब भी जनरल इलेक्शन होगा लोकसभा का तो लोकसभा राज्यसभा फिर एक साथ बैठेगा, तो पहले सत्र के पहले बैठक का पहला दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहला स्थिति है। यानी ये जुड़ता है लोकसभा के चुनाव और चुनाव के बाद लोकसभा के गठन, और उसके बाद जब नया सत्र शुरू होता है लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव के बाद, तो पहले सत्र को संयुक्त रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। दूसरा ओकेजन क्या है कि प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में, यानी हर साल जो पहला सत्र होगा, जैसे 2023 नया साल है, सत्र है, बजट अधिवेशन शुरू हो रहा है, तो पहला दिन पहला सत्र राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। ये दो ओकेजन, दो अवसर का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 87 में वर्णित है। और बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को हो रही है और राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन किया जाएगा। तो ये दो ओकेजन है। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है, कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर पीटी का भी क्वेश्चन आता है, जीके का इंपॉर्टेंट प्रश्न है इससे। तो जान लीजिए, सरकार का जो नीतिगत प्राथमिकता है, प्रायोरिटी पॉलिसी है, उसका उल्लेख होता है और आने वाले साल में सरकार की कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से पॉलिसी को गवर्नमेंट लाने वाली है, इसका जिक्र होता है। अभिभाषण में प्योर सरकार का एजेंडा होता है, क्योंकि इसको सरकार ही बनाती है और बताती है कि सरकार की सोच क्या है, किस तरह की सरकार आने वाले समय में किस तरह के कानून लाने वाली है, कैसी पॉलिसी लाने वाली है, इन चीजों का जिक्र होता है। 400 साल पुराना है, ये आज का नहीं है। संसद को संबोधित करने की जो ये परंपरा है, ये लॉन्ग परंपरा है, 400 साल कह सकते हैं पुराना है। और ये परंपरा भारतीय नहीं है बल्कि ब्रिटिश परंपरा है, और वहीं से भारत ने इसको स्वीकार किया है। 1852 के बाद से हर साल ब्रिटेन में सदन को वहां की महारानी संबोधित करते आ रही हैं। 1852 के बाद लगातार जो ब्रिटेन के राजा हैं या रानी हैं, वो संसद को संबोधित करते आ रही हैं, और यही सिस्टम अंग्रेजों के साथ भारत में भी आ गया। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसमें ये बात आई और ये अधिनियम भारत के लिए लाया गया था 1919 में। 1919 में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटिश भारत में राज्यसभा का गठन हुआ।
वैसे उस समय राज्यसभा नहीं कहा जाता था, उस समय नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, लेकिन वो आज का राज्यसभा ही था। काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन 1919 में हुआ और जो आज हम लोकसभा कहते हैं उसका इतिहास 1853 से शुरू होता है। राज्यसभा का इतिहास तो 1919 में शुरू हुआ ब्रिटिश भारत में। उसी ब्रिटिश भारत में लोकसभा का इतिहास शुरू होता है 1853 में। हालांकि पहले उसको कहा जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स, आज राज्यसभा कहा जाता है, और लोकसभा जिसे आज कहा जाता है उसे पहले कहा जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल 1853। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो कहां से ली गई है? वो इंग्लैंड से ली गई है। और इंग्लैंड की जो परंपराएं संसद से संबंधित थी वो भारत में भी आ गई। सारी परंपराएं आ गई जो ब्रिटेन में चल रही थी वो हमारे यहाँ आज है, क्योंकि वहीं से हमने लिया। ब्रिटेन में संसद के सत्र की शुरुआत से पहले उसे राजा या रानी संबोधित करती थी और इसलिए भारत में भी ऐसा ही होने लगा। इसके लिए संविधान में ही व्यवस्था कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ब्रिटिश राजघराने क्यों संबोधित करते थे? अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो ब्रिटिश सिस्टम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि राजघराने को जब पैसे की जरूरत होती थी तो राजा या रानी सदन की बैठक बुलाते थे। स्टार्टिंग यहीं से हुआ। राजघराने को पैसे की जरूरत हुई तो वो लोग बुलाता था, लेकिन बाद में ये सिस्टमेटाइज हो गया। ब्रिटिश सिस्टम में किंग या क्वीन के भाषण को कॉजेज ऑफ समन कहा जाता था, यानी सदन को बुलाना, और इसमें सेशन बुलाने का कारण बताया जाता था। पहले जब राजघराने को पैसे की जरूरत होती थी तब सदन को बैठक बुलाते थे और इस बैठक के बुलाने का कारण भी बताया जाता था। शुरुआत यहीं से हो रही है, लेकिन बाद में सरकार अपनी नीतियां, कार्यक्रम और उपलब्धियां भी बताने लगी कि जो संसद बुलाया जा रहा है उसमें हम ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि किंग या क्वीन का भाषण सरकार ही तैयार करती थी। और ठीक ऐसे ही परंपरा भारत में भी आ गई। ब्रिटिश इंडिया के वक्त जब भारत में संवैधानिक संशोधन होने लगे तो यहां पर किंग और क्वीन की जगह गवर्नर जनरल और वायसराय सदन में भाषण देते थे। आपको पता है ब्रिटिश भारत में एक से एक एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से जो शुरू हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, उसके पहले भी है, वो लगातार चलते रहा। तो ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन की संसद भारत के लिए कानून बनाता था और यहाँ पर ब्रिटेन का सिस्टम भारत में उसी समय आ गया और यहाँ पर गवर्नर जनरल या वायसराय यहाँ पर सदन में भाषण देते थे। और जब संविधान बना तो सबके मन मस्तिष्क में वही बात था, गवर्नर जनरल भाषण देगा, वायसराय भाषण देगा, और इंडिया में भी वही संसदीय परंपरा आ गया। लेकिन अब मैं भारत के संविधान की बात करूंगा, इतिहास का हो गया। संसद के किसी एक सदन या दोनों सदन के सामने राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान भारत के संविधान में है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वह किसी एक सदन को या दोनों सदन को संबोधित कर सकता है। इसका प्रावधान जो भारत लिया है संविधान में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लिया है और 1921 से यह सिस्टम भारत में लगातार चला आ रहा है। हमने संविधान बनाया और वो उसके बाद कंटिन्यू है आज के डेट तक। अब ये जो है 86(1) और 87 का मामला है। 86(1) में भारत का संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को यह पावर है कि वो जब चाहे संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकते हैं और इसके लिए सदस्यों को बुला सकते हैं, सम्मन जारी कर सकते हैं। यह पावर राष्ट्रपति को 86(1) में है। दूसरा आर्टिकल है 87(1). यह कहता है आम चुनाव के बाद पहला सत्र। मैंने पहले भी स्पष्ट किया, लोकसभा का चुनाव होता है उसे आम चुनाव कहते हैं, जनरल इलेक्शन। उसके पहले सत्र की पहली बैठक का पहला दिन जो स्टार्टिंग होगा
और हर साल पहला सत्र, पहला बैठक, पहला दिन, जैसे बजट सत्र से शुरू हो रहा है, 31 जनवरी कल है, और संसद का शुरू हो रहा है, ये नया साल है, ये भी अवसर है। यानी दो अवसर पर 87 एक विशेष एड्रेस को बोलता है, स्पेशल एड्रेस, और 86 एक नॉर्मल एड्रेस की बात करता है। यह भी क्वेश्चन में आया हुआ है। 86 एक सामान्य अभिभाषण की बात करता है, सामान्य संबोधन की बात करता है, और 87 एक विशेष अवसर पर लोकसभा चुनाव के बाद और नए साल के पहला सत्र का पहला दिन। तो 87 एक विशेष अभिभाषण है और 86 एक सामान्य अभिभाषण की बात करता है। तो राष्ट्रपति इस अवसर पर दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने, एक स्टूडेंट ने पूछा, क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण के बगैर सत्र नहीं शुरू हो सकता? भाई ये तो संविधान में लिखा है, ये तो संवैधानिक प्रावधान है और इसका पालन करना होगा। अगर लीगल ढंग से संसद को चलाना है तो संवैधानिक जरूरत है, ये प्रोटोकॉल है, पार्लियामेंट्री प्रोटोकॉल। उसके बिना बजट सत्र कैसे शुरू होगा? शुरू हो गया तो ठीक नहीं होगा, प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाएगा। अब संसद में साल भर में 3 सत्र होता है। शुरुआत होता है बजट सत्र से, उसके बाद मानसून आ जाता है, मानसून सत्र जून जुलाई में, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्र होता है। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण बजट सत्र में होता है, क्योंकि साल की शुरुआत बजट सत्र से होती है, जैसा कि 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। संविधान लागू होने के बाद 1950 26 जनवरी राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पहली बार 31 जनवरी 1950 को लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को संबोधित किया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से मैं लाया हूं। 31 जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत, गणतंत्र भारत का पहला संबोधन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा संसद के दोनों सत्रों में किया गया था। आजादी के बाद 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो राष्ट्रपति को हर सत्र को संबोधित करना होता था। अभी क्या है? केवल बजट सत्र, साल भर में पहला सत्र, पहला दिन। पहले ऐसा नहीं था। जब भी बजट सत्र आया, फिर मानसून सत्र आया, फिर विंटर शीतकालीन सत्र आया, तो हर सत्र में पहले राष्ट्रपति संबोधित करते थे। यह परंपरा बाद में टूट गई। इस परंपरा में संशोधन हुआ, क्योंकि हर बार राष्ट्रपति को हर सत्र में पहली बार जाना पड़ता था। संशोधन के बाद राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद पहले सत्र और साल के पहले सत्र को ही संबोधित करने लगे। तो ये पहले सिस्टम, पहले क्या था कि मानसून सत्र भी हो रहा है तो पहले दिन आएंगे राष्ट्रपति, बजट सत्र हो रहा है तो भी आएंगे, और विंटर सेशन है तो भी आएंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए, ये मैं बता दूं, लोकसभा राज्यसभा के सभी एमपी एक साथ बैठते हैं, तो अलग से कोई इनविटेशन नहीं जाता है। ये नहीं कि इनविटेशन कार्ड आइए स्वागत है, राष्ट्रपति कुछ कहने वाले हैं, ऐसा नहीं है। ये एक पृथक आमंत्रण अलग अलग जारी नहीं होता, बता दिया जाता है, नोटिस चिपका दिया जाता है, निर्धारित तिथि, समय और स्थान की सूचना संसदीय बुलेटिन से दी जाती है, और सभी का कर्तव्य है, संवैधानिक बाध्यता है कि सभी एमपी रहें उस समय। अभिभाषण के लिए निर्धारित समय पर संसद के दोनों सदनों के सदस्य संसद भवन में केंद्रीय कक्ष में एकत्र होते हैं, जहां राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। नए सदस्य, मान लीजिए कोई शपथ नहीं लिया है, अचानक शपथ नहीं लिया है, तो वो भी बैठेगा कि नहीं बैठेगा, ये क्वेश्चन है। मान लो कि कोई नया लोकसभा से चुन लिया गया या राज्यसभा का कोई निर्वाचित हुआ, लेकिन शपथ नहीं लिया है एमपी के रूप में, तो वो बैठेगा अभिभाषण के दौरान? उसको भी अवसर मिलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर जो निर्वाची अधिकारी होगा, जो प्रमाण पत्र देते हैं ना एमपी को, है ना, जैसे जिला में लोकसभा है तो डीएम देते हैं, और अगर राज्यसभा में है तो वहां के रिटर्निंग जो ऑफिसर होते हैं एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आपको चुन लिया गया है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर या सत्र के लिए भेजे गए आमंत्रण को प्रस्तुत किए जाने पर उनको बैठने दिया जाता है। एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण
संविधान के अधीन एक गरिमापूर्ण एवं औपचारिकृत है, एकदम फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है और इसका एक गरिमापूर्ण स्थान है संवैधानिक इतिहास में। इस अवसर के अनुकूल अत्यधिक गरिमा और शालीनता अपनाई जाती है। ये नहीं कि राष्ट्रपति भाषण दे रहा है और आप शोर शराबा करें, हालांकि अब तो वो भी हो रहा है, लेकिन राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में गरिमा का पद है, डिग्निटी का पद है। उस समय उम्मीद की जाती है कि लोग अपनी डिग्निटी और गरिमा को नहीं भूलें, शोक शराबा नहीं करें और आराम से बैठकर राष्ट्रपति को सुने, कोई डिस्टरबेंस प्रस्तुत ना करें। किसी सदस्य के द्वारा किया गया कोई कार्य जिसमें से राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर की गरिमा भंग हो जाए, जैसे कोई कुर्सी उछालने लगे, कुछ फाड़ कर फेंकने लगे, उस सदन द्वारा जिसका वह सदस्य है दंडनीय है। अगर एमपी का है, अगर राज्यसभा का एमपी है तो एक्शन लेगा राज्यसभा का चेयरमैन, अगर लोकसभा का एमपी है तो स्पीकर लोकसभा एक्शन लेगा। 5 मिनट के पहले पहुंच जाना होता है। ये नहीं कि राष्ट्रपति आ गए और लोग आराम से आ रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण शालीनता गरिमा का ये समय होता है जब राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। अभिभाषण दे दिए, उसके बाद क्या होगा, ये अगला क्वेश्चन है। अभिभाषण की समाप्ति के आधा घंटा बाद दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने सदन में चल जाता है सदस्य लोग और बैठक करता है अपना अलग अलग, और राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक एक कॉपी पटल पर रख दी जाती है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। प्रत्येक सदन के कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित हो जाती है कि ये कॉपी रखा गया, रिकॉर्ड में आ जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इस पर चर्चा होती है। मैं बोला अभिभाषण राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति महोदय चले जाते हैं, उसके बाद अभिभाषण पर चर्चा होती है, जैसा कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर डेट और समय निर्धारित करें कि किस डेट को चर्चा शुरू होगी। इस चर्चा के लिए समय दोनों सदनों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय करते हैं। लोकसभा के नियम 16 और राज्यसभा के नियम 14 के मुताबिक प्रिसाइडिंग ऑफिसर सदन के नेता या प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का समय तय करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कब उस पर डिस्कशन हो। ये नहीं कि भाषण दे दिए काम खत्म, उस पर डिस्कशन होता है दोनों सदनों में, लोकसभा में भी अलग, राज्यसभा में अलग। ये इंपॉर्टेंट बात है। लोकसभा के नियम 17 के तहत सदन का कोई सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव पेश करता है जिसका अनुमोदन दूसरा सदस्य करेगा। नॉर्मली धन्यवाद प्रस्ताव कौन पेश करेगा लोकसभा में? जो सरकार का आदमी हो, यानी कोई मंत्री हो, और राज्यसभा में भी ऐसा ही कोई कि धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है, इस तरह की बातें होती है तो उसको माना जाता है कि धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ और फिर चर्चा शुरू हो जाती है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाती है और जब चर्चा हो जाती है तो फिर प्रधानमंत्री जवाब देते हैं। देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में भी राज्यसभा में, और प्रधानमंत्री चाहें तो किसी वरिष्ठ शासक दल के नेता को भी कह सकते हैं कि आप अंत में जवाब दीजिए। और जब सब चर्चाएं हो जाती है, प्रधानमंत्री का जवाब हो जाता है, तो फिर उसको पास करने की नौबत आती है। तो या तो वॉइस वोट से, ध्वनि मत से पास होता है, या सदस्य कहे कि नहीं हम इसमें संशोधन लाएंगे, तो ये संशोधन की बात हो जाती है। तो जिसका जिक्र, ये संशोधन किस विषय में होगा? जिसका जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया हो, या ऐसे विषयों पर भी हो सकता है संशोधन जिसका जिक्र अभिभाषण में किया जाना चाहिए था। विपक्ष 5 मौकों पर 1980, 89, 2001, 2015, 2016 पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन पारित करने में सफल रहा है। अब आप जानते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संशोधन तभी पास होगा जब राज्यसभा में सरकार का बहुमत ना हो। ऐसी स्थिति 5 बार आ चुकी है। लोकसभा के नियम 20(1) और राज्यसभा के नियम 18(1) के तहत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने का अधिकार सरकार के पास है, चाहे प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री द्वारा नामित अन्य वरिष्ठ मंत्री दे सकते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कितना जरूरी है? मैं बोला संवैधानिक प्रावधान है।
क्योंकि संसद को हर बात को जानने का अधिकार है कि सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, क्या करने वाली है, कौन सा लॉ लाने वाली है, कौन सी पॉलिसी लाने वाली है। ये सारा जानने का हक संसद को है। और संसद कैसे जानती है? अभिभाषण जो राष्ट्रपति पढ़ते हैं संसद के दोनों सदनों के सामने समवेत। तो राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं और सरकार की नीतियों और कामकाज के बारे में बताते हैं। और चूंकि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होते हैं इसीलिए संसद के सामने बोलते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति तैयार नहीं करता है, सरकार ही तैयार करती है। इसलिए जो पढ़ते हैं वो राष्ट्रपति का अपना व्यू नहीं होता बल्कि सरकार का व्यू होता है। सरकार के अगले 1 साल के कामकाज का ब्यौरा होता है। क्या संसद के सदस्य राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। दोनों सदनों के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्य बहस कर सकते हैं और उसमें संशोधन की भी बात कर सकते हैं। बहस के दौरान राष्ट्रपति का नाम भी नहीं ले सकता कोई, क्योंकि अभिभाषण का प्रस्ताव सरकार तैयार करती है, राष्ट्रपति का तो ये वचन होता नहीं है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके समक्ष, क्योंकि कल संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी शुरुआत होती है अभिभाषण से, स्पेशल एड्रेस। और हमने बताया क्या है परंपरा, किस तरह से ब्रिटिश परंपरा भारतीय परंपरा बन गई, और संवैधानिक प्रावधान क्या है, और संवैधानिक इतिहास को भी आपके सामने रखा। कैसा वीडियो लगा अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।